नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस समय की तस्वीर यह है कि कर्ज से मुक्ति कब मिलने वाली है। असल में अब बाजार को भी और अब कई तबके जो कि बाजार से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इस चीज पर ध्यान रखे हुए कि एनसीएलटी के मैटर्स में आखिरकार हो क्या रहा है। ये जो आधे घंटे का कार्यक्रम अभी आप देखेंगे, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, एनसीएलटी की भूमिका का पता लगेगा, ये मामले कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ 12 मामलों का मामला नहीं है, बल्कि एनसीएलटी की अपनी ताकत का, अपनी प्रोसीडिंग्स के मोहर लगने का मामला भी है। तो 12 बड़े मामले एनसीएलटी में है। उम्मीद ये है कि जल्द ही इन मामलों को लेकर सुनवाई भी पूरी हो जाएगी और निवेशकों को थोड़ी राहत मिलेगी। ये निवेशक कौन है? ये निवेशक वो लोग हैं जिन्होंने इन कंपनी में पैसा लगा रखा है। ये निवेशक वो भी होंगे अब जो नए बन जाएंगे, जो इस कंपनी पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि एनसीएलटी में गई कंपनीज में हिस्सेदारी बेची जा रही है, कुछ एक कंपनियां नई भी आ रही हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या वाकई में एनसीएलटी में गए इन मामलों की सुनवाई प्रक्रिया 270 दिन में पूरी हो सकती है? ये सवाल आज इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि एनसीएलटी में गई बिनानी सीमेंट के मामले की सुनवाई अब 16 अप्रैल तक के लिए टल गई है। दरअसल बिनानी सीमेंट की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मंजूर हो गई थी और अब मामले की सुप्रीम कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसको देखते हुए मामले की सुनवाई को अब टाला गया, स्थगित करके 16 अप्रैल दे दी गई है। ये मामला जितना सीधा देखने को मिल रहा है उतना सीधा है नहीं। यही एक मामला बन रहा है जो कि एक रोल मॉडल की तरह भी बनेगा, जो कि पहले भी बन चुका है। कैसे? इसी मामले को लेकर दो कंपनियों के बीच में ठनी हुई है कि बिनानी सीमेंट को कौन खरीदेगा। क्या अल्ट्राटेक खरीदेगा या फिर डालमिया भारत खरीदेगा? एनसीएलटी से डालमिया भारत, बैकडोर एंट्री से अल्ट्राटेक। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। खैर, इसी चर्चा होगी। आज सिर्फ बिनानी नहीं बल्कि और एनसीएलटी में गई कंपनीज के बारे में भी कुछ तीखे सवाल हम पूछना चाहेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद कोठारी जी हैं जो कि इंसॉल्वेंसी के एक्सपर्ट हैं, बहुत ही सरल भाषा में आराम से आपके सामने सब बात रखते हैं। पवन कुमार विजय हमारे साथ हैं, कॉर्पोरेट वकील हैं, इनसे पर हम पहले भी राय ले चुके हैं इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को लेकर। और जेएन गुप्ता साहब भी हैं, पूर्व ईडी हैं सेबी के। गुप्ता जी, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। कोठारी जी, पहले तो मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ही आसान भाषा में इन सब चीज़ों को हमको समझाते हैं। जरा मेरे को ये समझाइए दिक्कत क्यों है। एक ही कंपनी के एग्जांपल में पहले ये होता था कि कंपनी को कोई बोली नहीं लग रही है, कोई और मामले हैं। ये तो एक्सेस बोली का मामला है, क्यों नहीं बिक रही है? क्या प्रॉब्लम है बेचने में बिनानी सीमेंट को? एनसीएलटी में गई कंपनी, आप दे दीजिए डालमिया को, नहीं देना तो दे दीजिए अल्ट्राटेक को। इसमें इतने लेखा जोखा क्यों? इसमें इतना कानूनी अड़चने क्यों? ये तो होनी नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा एक अपने आप में बड़ा अद्भुत केस बन गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ कि सबसे पहले ये समझें कि क्रेडिटर्स कमेटी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंडर में, जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंडर में जो निर्णय की शक्ति है, वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की कमेटी बनती है, जिसमें 75% वोट से सारा निर्णय होते हैं। हाँ। और उस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने एक बिडर सेलेक्ट हुआ था, डालमिया सीमेंट सेलेक्ट हुआ था। और उसके बाद वहां पर अल्ट्राटेक था, लेकिन किसी कारण से अल्ट्राटेक की जो बिड है वो मंजूर नहीं हुई थी। और वो बिड मंजूर नहीं होने के बाद अल्ट्राटेक ने डालमिया की बिनानी की होल्डिंग कंपनी है, उनसे उनका इक्विटी स्टेक खरीदने के लिए उन्होंने ऑफर दे डाला। माने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने सफल नहीं होकर उन्होंने होल्डिंग कंपनी की शेयर होल्डिंग खरीदने के लिए एक अपनी बिड दे। ठीक है, आप शायद आपसे थोड़ा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, वापस कनेक्ट करेंगे भी। आपकी बात मैं पूरी सुनाऊंगा, लेकिन इस बीच ये जो पूरा मामला है क्यों इतना सीधा नहीं लग रहा, एनसीएलटी में क्या है, इसको लेकर जी बिजनेस के लगातार 4-5 सवाल भी हमने खंगाले जब हमने पूरे इस मामले को एनालिसिस किया। पहला, कि एनसीएलटी में जाने के बाद कंपनी याचिका वापस ले सकते हैं नहीं, एक तो ये मामला। दूसरा, नीलामी प्रक्रिया के बाद ऐसे बड़े ऑफर्स पर विचार करना सही है या फिर नहीं, जो कि नीलामी प्रक्रिया के अंदर मिल जाते हैं आपको। कई बार प्रमोटर्स की गुपचुप तरीके से भी बातचीत हो जाती है। क्या नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया जाना चाहिए, सबको पता लगे कि हाँ ये क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए, बंद कमरों में मीटिंग ना हो बल्कि बाकायदा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव भी हो जाए, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए। ये तीसरा सवाल है। ऐसा क्या एनसीएलटी 270 दिन में कार्रवाई पूरी कर पाएगी जब मामले सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे? ये वाद विवाद बढ़ता हुआ दिखता है। ये तो वो मामला है जिसमें दो कंपनियां खड़ी हैं, बिडिंग कर रही हैं। अब तो ऐसे मामले में जिनमें बोलियां नहीं हैं, ऐसे मामले में जिनमें बोलियां बहुत कम हैं, उनके मामले कैसे होंगे? क्या बिनानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेंचमार्क साबित होगा कि जो मामला एनसीएलटी के अंदर गया है, जो कंपनी एनसीएलटी में जीतेगी वही सिर्फ है?
ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो जी बिजनेस आपके सामने रख रहा है और उम्मीद करते हैं इसका जवाब हम किसी कार्यक्रम से मिल जाएंगे। कोठारी जी, अगर आपका कनेक्शन हो गया, वापस कनेक्ट हो गया तो अपनी बात पूरी कीजिए, उसका फिर मैं गुप्ता जी के पास जा रहा हूँ। आपको क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है। कोठारी जी प्लीज कंटिन्यू। 4-5 सवालों का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले आपने सवाल लिया कि एक बार एनसीएलटी में जाने के बाद क्या अपनी याचिका वापस ले सकता है क्या? विश्व में जितना इंसॉल्वेंसी कानून है सब में एक यही प्रावधान है कि एक बार इंसॉल्वेंसी कानून में आप अप्लाई करने के बाद उसमें वापस नहीं आ सकते। इंसॉल्वेंसी अपने आप में बाहर नहीं निकलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद या सुधार होकर आएंगे या फिर आप लिक्विडेशन में चले जाएंगे। वापस निकलने का इसमें प्रावधान नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट अपना एक संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल कर लोगों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा रहा है। एक केस में पहले हो चुका है और लगता है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका जा चुकी है, बल्कि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है दूसरा केस होगा जहां पर इंसॉल्वेंसी फाइल होने के बाद कोर्ट के बाहर, एनसीएलटी के बाहर एक समझौता हुआ हो। दूसरा, आपने कहा कि क्या ऐसा माने वांछित है क्या कि इंसॉल्वेंसी क्रेडिटर्स कमेटी के बाहर भी प्रमोटर्स आपस में कोई साठगांठ, कोई डील करे? साधारणतः ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने प्रक्रिया के पारदर्शी होने का सवाल उठाया, पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी पारदर्शी है। सारी क्रेडिटर्स कमेटी की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और जो स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोसेस के, वो सारी रिकॉर्डिंग का प्रमाण मांग सकते हैं। तो प्रक्रिया अपने आप में बड़ी पारदर्शी है। अगर पारदर्शिता में कोई कमी अगर है तो ये समझिए एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की कमी कही जा सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और चौथा, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पर कोई बोलियां लग नहीं रही। आपका कहना एकदम सही है। बहुत सारे इंसॉल्वेंसी केसेस हैं जहां पर कोई लेने वाला आ ही नहीं रहा है। फलते कंपनियां लिक्विडेशन में चली जा रही हैं। लिक्विडेशन में भी एसेट्स का खरीदने वाला कोई नहीं निकल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, लेकिन ये मानना चाहिए कि ये कितना अच्छा केस है जहां पर लगभग क्रेडिटर्स की सारी लायबिलिटी सेटल हो जाएगी अगर ये 7,200 करोड़ वाला डील एक्सेप्ट हो गया तो। है अपने आप में बड़ा एक यूनिक केस है, बड़ा अच्छा उदाहरण है सबके लिए। तो इसको देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। ठीक है, पहले ऐसा लग रहा था कि मामला जल्दी सुलझ जाएगा, फिर ऐसा लगा कि मामले में दो कंपनियां, कोई बात नहीं, कंपटीशन हो रहा है, बेहतर रेट मिल जाएंगे, बैंक भी खुश हो गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये दो कंपनियां ही आपस में मुश्किल का दौर बना रही हैं। इन्हीं दोनों कंपनियों की वजह से अब मामला सॉल्व नहीं हो रहा। अगर एक कंपनी होती तो शायद अब तक तो काम भी पूरा हो गया होता। खैर, इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। जैन गुप्ता साहब भी मेरे साथ हैं। गुप्ता जी, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। ये लिस्टेड कंपनीज को लेके कुछ प्रॉब्लम है या फिर गैर लिस्टेड कंपनीज के साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होने वाली है जो भी इनके साथ चल रही है? ये क्या है कि थोड़ा बैंकर्स भी नजर रखते हैं, थोड़ा लिस्टेड प्लेयर भी हैं, इंस्टीट्यूशनल्स भी हैं, थोड़ा उनका अपना कामकाज का तरीका भी है। ये उन्हीं के साथ प्रॉब्लम होने वाली है लिस्टेड, या फिर गैर लिस्टेड के साथ भी ये प्रॉब्लम है जो अभी हम देख रहे हैं बिनानी के केस में? देखिए, मैं इसको जरा आराम से छोटा छोटा करके समझाऊंगा, प्लीज। किसी भी लॉ का जो आत्मा होती है वो उसका प्रियम्बल होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, तो इसी तरह हर लॉ की आत्मा प्रियम्बल होती है। तो अगर हम ये जो बैंक्रप्सी कोड को देखते हैं तो इसका जो प्रियम्बल है वो बोलता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू, बैलेंसिंग इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। नाउ अगर हम उस प्रियम्बल के तहत अगर इसको अल्ट्राटेक और ये डालमिया वाला मामला बांटते हैं तो अल्ट्राटेक का जो ऑफर है वो एक तो ज़्यादा है, तो वो मैक्सिमाइजेशन वाले प्रियम्बल में आ गया। दूसरा है बैलेंसिंग इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, तो वो चूंकि सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी अटेंड कर रहा है तो वो बैलेंसिंग एक्ट भी हो गया कि सिर्फ बैंकों को नहीं दे रहा है। अब सवाल एक जो उठता है कि क्या कोई चीज अगर एनसीएलटी के पास चली गई है तो वो वापस आ सकती है कि नहीं आ सकती है? तो इसमें मेरे दो आर्गुमेंट हैं। एक तो जो लॉ होता है, कोई भी लॉ होता है, इट इज ए सर्वेंट ऑफ ए लॉजिक। किसी भी लॉजिकल कंक्लूजन पे जाने के लिए लॉ की जरूरत होती है। तो जो चीज लॉजिकल है उसको करने के लिए लॉ कभी मना नहीं कर सकता है। दूसरा एक चीज है कि जो चीज फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, जो नेचर ने मना नहीं किया है, जो लॉ ने मना नहीं किया, उसको रिवर्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई लॉ बना था और उसको आगे जाने पे ये लगता है कि अगर हम इस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते से जाएं, हमारा जहाँ पे सारे मकसद मीट हो रहे हैं, तो वो बेटर है। अब रही ट्रांसपेरेंसी की बात, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ये आज की डेट में जो मैं कोठारी जी से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है,
क्योंकि आज भी इन्वेस्टर को या किसी भी स्टेक होल्डर को पता नहीं रहता क्या हो रहा है। तो मेरा तो मानना है कि जैसे ऑक्शन होता है माइंस का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उसी तरह ई ऑक्शन हो जाना चाहिए। वंस यू हैव क्वालिफाइड कि 2-3 बिडर हैं, इनको आपने क्वालिफाई कर देना चाहिए। और ये जो मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया, सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गया है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को उनको ये डर है कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया और कल को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खिंचाई कर दी, तो वो इससे बचने के लिए मनी मन वो सब लोग चाह रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जिसको पैसा मिल रहा है, लगभग 1000 करोड़ रुपए ज्यादा आ रहा है, तो कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा। तो सिर्फ डर है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से खिंचाई ना हो जाए। लेकिन हम लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली थी, तो हमारी रिपोर्ट में हमने बिल्कुल क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि जो 16 दिसंबर को एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया था आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तो मेरे ख्याल में कोई भी तरीके से परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये हम लोग क्या है कि हम लोग बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लेके चलते हैं। जहां पे भी इन्वेस्टर का हित है, जहां लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है। और तीसरा मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए ऑपरेशनल क्रेडिटर को आप सेटल नहीं करते हैं, तो इससे तो हमें कैस्केडिंग ऑफ प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए मैं एक बारोवर हूं बैंक का, और मैंने इसको बिनानी सीमेंट को माल बेचा हुआ था। अब मेरा पैसा नहीं मिल रहा और मुझे सेटलमेंट में भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली मैं बैंक को डिफॉल्ट करूंगा और अल्टीमेटली मेरा जो बोरोइंग है वो बैंक में बैड डेट हो जाएगी। तो ये तो कैस्केडिंग होता है। इन सब को कट करने के लिए अगर जो बेस्ट है ऑपरेशनल क्रेडिटर को सारा मिल जाए। तीसरा ये होता है कि छोटे मोटे कंपनी का अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उनकी तो एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी आएगी। तो ये सब मेरे ख्याल में लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि जो भी ज्यादा पैसा दे रहा है, जो सारे क्रेडिटर्स को मीट कर रहा है, उसकी बिड होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये वैल्यूएबल सजेशन भी है। आप एक जो ई वाला कह रहे थे ना कि ई ऑक्शन हो जाना चाहिए, एक वैल्यूएबल सजेशन है। अगर सरकारी अधिकारी सुन रहे हैं तो खैर इस बारे में हम उनसे इत्तेफाक भी रखते हैं कि एक बार वो थोड़ा ध्यान देके ये ऑप्शंस भी देखें अगर ऐसा हो सकता है तो। अच्छा, एक और चीज़ है, ये मामला ये थोड़ा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मामला अपने आप में नया है। इस देश में NCLT को लेकर, IBC कानून को लेकर जो भी चीज़ें बन रही हैं वो सरकार के लिए तो नया एक्सपेरिमेंट है, ये इसलिए भी शायद थोड़ा हो रहा है। पवन जी इस पे खैर ज़्यादा हमको बेहतर तरीके से बता पाएंगे, कॉर्पोरेट के लॉयर भी हैं, केसेस भी उनके पास आते हैं इस तरह के काफ़ी सारे। पवन जी मेरे को ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जाना आगे भी कहीं हो सकता है कंपनियां जाएं, वैसे तो बेंचमार्किंग समझेंगे लेकिन ये दरवाजे तो खुले रहते, कोई भी जा सकता है। ये कानूनी तौर पर क्या पेचीदगी वाला है या कानूनी तौर पर आसान रास्ता होता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक बार आप मैटर का फैसला ले आए और बेंचमार्किंग बन जाए? ये कितना आसान हो जाएगा? ये अगर फैसला 16 तारीख को जो आएगा, खैर आ जाना चाहिए था 13 तारीख को, लेकिन मामले की सुनवाई 16 को होगी। अब देखिए क्या होता है कि जब लॉ का कोई इंटरप्रिटेशन होता है तो उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ही सारे लोग काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि लॉ में अगर कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ आती है जो आपने विजुलाइज नहीं करी, तो उसके लिए जो इंसॉल्वेंसी लॉ है वो साइलेंट है, पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो लार्जर इशू पे, जो जूरिस्प्रूडेंस का इशू है कि सुप्रीम कोर्ट कैन हियर एंड रिमूव द डिफिकल्टीज। अब ये लोग किस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट गए वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो लोग इसलिए गए हैं क्योंकि एक इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में लिखा हुआ है कि अगर COC ने जो अप्रूव किया उसके बाद आपको वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, कोई और आदमी बीच में आके नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफियर under various articles. Now we have to understand this matter. इस मैटर में है क्या और क्यों हम बात कर रहे हैं। अभी दोनों जो स्पीकर्स थे उन्होंने जो बात बोला, हमें समझना चाहिए कि ये मैटर सीधा नहीं है। यहाँ COC ने कोई चीज़ अप्रूव करी, क्या वो COC वाली अप्रूव टोटल विदाउट डिस्प्यूट थी? आंसर इज नो, बिकॉज उसमें एक डिस्प्यूट था। जब उन्होंने अल्ट्राटेक की अल्ट्राटेक ने जो ऑफर रखा था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया कि इनको CCI का इशू था इनके साथ। अब मेरे ख्याल से COC has exceeded his jurisdiction to decide कि COC उनका जो CCI वाला इशू है उसको सामने रख रहे हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको मिस्टर विजय, बोलिए, आप बोलिए सुन पा रहे। सो COC वाला, अब उसमें उन्होंने CCI वाला इशू, दैट वाज ए प्रॉब्लम ऑफ अल्ट्राटेक नॉट विद COC, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और उनकी बिड को कैंसिल कर दिया। अब क्वेश्चन आता है जो मिस्टर JN गुप्ता ने बोला कि ये लॉ किस लिए है? ये लॉ है कि सबके बेनिफिट के लिए, जिसमें सबको मैक्सिमम मिले। अब मेरे 3 लोग हैं, एक
सीक्रेट क्रेडिटर, एक मेरे पास ऑपरेटिव क्रेडिटर है और मेरे पास एक शेयर होल्डर है। इस पूरे प्रोसेस में जो अल्ट्राटेक वाला इशू है उसमें अल्ट्राटेक शेयर होल्डर के लिए भी पैसे दे रहा है। तो अब आप सोचिएगा कि तीनों, क्योंकि पर्पस ऑफ लॉ इज कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ मनी ऑफ ऑल कंसर्न। तो अब आज मेरे पास ये जो केस है जिसमें मेरे को सीक्योर्ड क्रेडिटर को 100% मिल रहा है, मेरे को ऑपरेटिंग क्रेडिटर को मिल रहा है और शेयर होल्डर को भी 400-500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। उस केस में हम डिसीजन क्यों नहीं उसके फेवर में लेते? ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा अब जो अब नेक्स्ट हियरिंग होगी, और मेरे ख्याल से जो सीओसी ने इनका मैटर रिजेक्ट किया है वो मेरे उसमें थोड़ा सा इशू आएगा और सुप्रीम कोर्ट बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स में गिव डिसीजन ऑन द फैक्ट्स। ठीक है, उम्मीद तो करते हैं कि मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। एक क्वेश्चन और भी खड़ा होता है जो पिछली बार मिस्टर कोठारी से हमने बातचीत करके समझा था कि एनसीएलटी के अंदर जो मैटर जा रहे हैं, जो इंसॉल्वेंसी के मैटर है, वो इक्का दुक्का नहीं है। ये 12 बड़े मामले सेबी से जो है माफ कीजिए एसबीआई से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब करीब हजारों की तादाद में ये केसेस हैं। तो मिस्टर कोठारी एक चीज़ मेरे को बताइए, 270 दिन की कार्रवाई पूरी करनी है, अभी तो 2 कंपनीज में ही हाथ पांव फूलने लगे हैं, ये कैसे होगी कार्रवाई पूरी? 270 दिन के अंदर कार्रवाई पूरी हो जाना, हम तो एक्सपेक्ट कर देंगे ये सरकार भले वापस आए या नहीं आए वो अलग मामला है, चुनावी मामला है, लेकिन ये सरकार जाते आते जरूर बता देगी देखिए हमने एनसीएलटी और आईबीसी कानून के तहत इतना कुछ हमने रिकवर भी करवा दिया, बैंकों का हमने सिर्फ 20-22% का एवरेज कट लगवाया, बस हेयर कट जो करवाया। ये 270 के दिन के अंदर कार्रवाई पूरी हो जाएगी इस तरह से चलता रहा तो? मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं नकारात्मक चिंतन लेके चलूं और ये मान के चलूं कि 270 दिन में नहीं होगा, लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं, मैं बताना चाहूंगा। हाँ। सबसे पहले तो हम जान लें कि 1000 से अधिक मामले हैं और उसमें से लगभग 700-800 मामले ऐसे हैं जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने फाइल किया है, मतलब बैंकों के फाइल किया नहीं है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने फाइल किया। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो है जिस कोई किसी का माल सप्लाई किया हो, किसी का सर्विस सप्लाई किया हो, जिनको पैसा नहीं मिलता है। ऐसे लोगों का अमूमन इरादा होता है मुझे अपना पैसा निकालना है, मुझे कंपनी की इंसॉल्वेंसी से, कंपनी के भले से मतलब नहीं है, मेरे को अपना पैसा निकालना है। तो अपनी रिकवरी के लिए लोग एक्शन लेते हैं और ज़्यादातर ये क्या है कि आउट ऑफ कोर्ट माने इंसॉल्वेंसी एडमिट होने से पहले सेटल हो जाते हैं। तो लगभग 700-800 मामले ऐसे निकाल दें जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के हैं, तो 400 लगभग मामले हैं जो कुछ एक बैंकों के हैं, बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या अदर लेंडर्स के फाइल के मामले हैं। और एनसीएलटी की कुछ एक बेंचें फिलहाल इन मामलों को लेकर लगी हुई हैं। आपका कहना सही है कि कोई एक औसत दिन में लगभग से लगभग 30 से 40 मामले प्रत्येक एनसीएलटी बेंच के सामने रहते हैं और एक एक मामले में अगर एनसीएलटी जज आधी घंटा भी टाइम देता है तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस है। एक एक केस में, बड़े केस में तो 20-20, 30-30 वकील खड़े होकर एनसीएलटी के सामने जिरह करते हैं। बिनानी का मामला ले लें, लगभग 12-13 पिटीशन फाइल होगी और एक दिन अमूमन दिन कोर्ट में 40-50 एडवोकेट भरे रहते हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए। तो इतनी पेचीदगी वाले मामले हैं यहाँ। 270 दिन का समय अपने आप में लग तो रहा है बड़ा मुश्किल है। 270 देखने में 270 लगता है, लेकिन 270 है नहीं, क्योंकि 30 दिन तो इंटरिम प्रोसेस में निकल जाते हैं और रेजोल्यूशन प्लान फाइल करने के 15 दिन पहले हमको एनसीएलटी में फाइल करना पड़ता है, तो 1.5 महीना निकल गया। लगभग हमारे पास नेट में 6 महीने का टाइम रहता है। अपने आप में बड़ा तंगी वाला समय है, बहुत ही प्रेशर, बहुत टेंशन रहता है और मुझे लगता है कि एक स्टेज पर यह भी हो सकता है हमारा हो कि ये 6 महीना 9 महीना हमारे लिए बड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज है। 180 दिन की टाइमलाइन हो। ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास आ रहा हूँ किसकी कुछ और प्रोटेक्शन समझने के लिए, लेकिन गुप्ता जी एक और चीज है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि अगर आप नीलामी प्रोसेस के अंदर एक बार चले गए, हो सकता है वो कंपनी या उस कंपनी के साथ कुछ ऐसे मैटर जुड़े हो जो कि नीलामी प्रोसेस के अंदर किसी तरह से वो बिड नहीं जीत पाए, लेकिन वो बिड को बाहर से कुछ ज़्यादा ऑफर देके या प्रमोटर के साथ मिलके, अल्टीमेटली पैसा तो बैंकर्स के पास ही जाना है, किसी एक हाथ में तो आना नहीं है, क्योंकि बैंकर्स को ही कट लगने हैं। तो बैंकर्स सीओसी वगैरह मिलके अगर उनको बाहर से ऑफर मिल जाए तो इसमें दिक्कत कहाँ है? ये उस उल्लंघन कैसे हुआ? पूरी विचारधारा, पूरी ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, इन कंपनी से इनकी रिकवरी हो जाए, बैंकों के पास पैसा आ जाए। तो भले ही अल्ट्राटेक का मामला, ऐसे पवन जी को कह रहे थे सीसीआई का एक मामला था, उनकी अच्छी तरह से रीडिंग नहीं हो पाई, खुद ये बता रहे, बिरानी वाले भी कह रहे थे कि हम अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाए अल्ट्राटेक वाले मामले को, हमको वापस रीबीड करना पड़वा रहेगा, देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो ये प्रॉब्लम तो कईयों के साथ रहेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में तो कई इंडियन कंपनी के साथ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो है ही, फिर तो पूरी प्रोसेस ही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं
पहले भी बोल चुका हूं कि इसमें जो सीओसी डिसीजन नहीं ले रही है या जो कुछ करने, वो सिर्फ इस वजह से नहीं ले रही है कि उसको लगता है कि ये उसकी पावर में नहीं है और इसलिए वो बाहर। एक बार सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन हो गया कि अगर कोई केस एनसीएलटी में आ गया, उसके आउटसाइड भी सेटल हो सकता है, तो फिर आगे के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। दूसरा, बिल्कुल ये सीधी सी बात है कि देखिए क्या होता है, जो एनसीएलटी वाले प्रोसेस से जो भी बायर और सेलर जो भी होगा, तो वो बायर्स बिवेयर वाला कॉन्सेप्ट है कि आप जो चीज़ खरीद रहे हो एज इज वेयर इज बेसिस पे खरीद रहे हैं। कहीं किसी की कोई गारंटी नहीं है कि इसमें ये चीज़ सही है, ये प्लांट सही है या नहीं सही है। वो बायर जो है अपना पूरी जानकारी के साथ दे रहा है, तो इसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आती। सिर्फ दिक्कत ये है कि हम लोग एक बोल्ड डिसीजन लेने से घबराते हैं कि मेरे ऊपर कोर्ट। और फिर देखिए क्या होता है, जितने भी सीओसी हैं वो जब पब्लिक सेक्टर बैंक वाले हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों हम आउट ऑफ द वे जाके डिसीजन लें कि कल को मान लो कोर्ट से नोटिस आता है मेरे नाम का, तो मैं फालतू में परेशान हो जाऊंगा या मेरी ऑर्गेनाइजेशन परेशान हो जाएगी। तो बोलते हैं ठीक है, पैसा तो सीधा सीधा बैंक को मिलना है, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देगा तो हम राजी हैं। तो इसीलिए उन्होंने खुद बोला है कि लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, वी हैव नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने को एक क्लैरिटी नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा, लॉ इज सर्वेंट ऑफ लॉजिक, नॉट अदर वे राउंड। यस, लॉजिक इज सुप्रीम। जो चीज़ लॉजिकल है अगर वो करेंगे तो कभी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब लग रही है कि लॉ इज अ सर्वेंट ऑफ अ लॉजिक। जो लॉजिक है, जो तर्क है, उसी के साथ कानून भी है। ये चीज़ ज़रा अच्छी देखी आपकी, जो आपने बात हमको बताई। अच्छा पवन जी, एक और चीज़ बताइए, ये मामला तो ना ये हायर बिडिंग वाली कंपनीज के साथ है कि जिसमें बिडिंग 2 कंपनीज हो रही हैं, बाहर से आ रही हैं, मामला एनसीएलटी ने सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। कुछ ऐसे मामले भी तो होंगे ना जहाँ पे कानूनी पेचीदगियाँ और खड़ी होंगी, जिनके पास बोली नहीं है, जिनके पास बोली है तो बहुत नीचे के रेट पर है, या जिनके साथ कुछ ना कुछ प्रमोटर के साथ प्रॉब्लम है या होल्डिंग के साथ प्रॉब्लम है। ऐसे और किस तरह की प्रॉब्लम्स और फेस होंगी ये एनसीएलटी के अंदर जो भी केसेस गए हैं? ये तो एक अपने में यूनिक केस है। देखिए, जो केसेस में प्रॉब्लम हो रही है उसका पहले लॉ क्लियर समझ लें कि अगर आपका 270 दिन में कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं आता तो कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। ये लॉ का पार्ट है। अब इसके साथ साथ जो और प्रॉब्लम्स एनसीएलटी में आ रही है वो आ रही है रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रोल ऑफ सीओसी। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का रोल आ रहा है कि अभी क्या हो रहा है कि देयर इज सम कार्टेलाइजेशन इज गोइंग ऑन, कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो और बैंक में उसके जो लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज कोर्ट में आए हैं अभी जिसमें कि लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाज नॉट ट्रांसपेरेंट और उसने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक तरह से नहीं की। फिर सीओसी में जो अभी जैन गुप्ता जी बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। हो क्या रहा है कि सीओसी में जो लोग आते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं है, वो एक बैंक के एम्प्लॉई है और उनका फोकस है कि मैं किस तरह से अपने बैंक के पैसे वसूल करा लूँ। बट ये वसूल कराने का प्रोसेस नहीं है, ये कोई लेंडर्स की मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग है सीओसी की, जहाँ पे कि इंसॉल्वेंसी में आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा, जहाँ आपको समझना पड़ेगा कि मेरे इस बिजनेस का क्या, इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है और मैं कैसे मैक्सिमम रिकवरी कर सकता हूँ और मैं किस तरह से रिकवरी करने के साथ साथ कंपनी रनिंग कंडीशन में चले उसको देख सकता हूँ। ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज अभी सामने आए हैं जिसमें कि एनसीएलटी को डिसीजन लेना पड़ रहा है और कुछ लोगों को उन्हें स्ट्रक्चर भी पास करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे मेरे को लगता है कि सीओसी का जो अल्ट्राटेक वाला इशू है उसमें मेरा एक पॉइंट है कि इन्होंने अपने बियॉन्ड जाके जो सीसीआई वाला मैटर रेज किया वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं। ठीक है पवन जी, शुक्रिया, ये अच्छा एनालिसिस आपने भी किया। कोठारी जी, हमेशा की तरह आपका फैक्ट्स एंड फिगर का एनालिसिस बहुत अच्छा था, शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। गुप्ता जी, आपका भी शुक्रिया, आज आपने समय भी निकाला जी बिजनेस के लिए और अच्छी तरह से इस पूरे मैटर को, खासकर सीओसी की डेफिनेशन को हमको बहुत अच्छी तरह से समझाया। हम तो एक आम निवेशक हैं, हमारा पैसा बैंकों में था, बैंकों ने इन कंपनियों को लोन के रूप में दिया, बाद में वो पैसा डूब गया, अब उसकी रिकवरी की बात है। हम तो सिर्फ इतनी ही कामना कर सकते हैं कि बैंकों की रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये सिस्टम दुरुस्त तरीके से रिकवर करके आ जाए और जो हमारा पैसा जो बैंकों में था वो वापस बैंकों की अमानत के तौर पर वापस आ जाए, साफ सुथरे तरीके से आ जाए, कानूनी पेचीदगियों के साथ नहीं आए, उलझ के डर के इस तरह से पैसा नहीं आए। बस इसी शुभकामनाएं और इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं खत्म कर रहे हैं।